नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 8 तक कवर किया जा चुका है। आज पढ़ने जा रहे हैं उसके ठीक आगे उदाहरण नंबर 9। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल बंसल एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 9, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड एक प्रश्नावली में एक एक्सरसाइज में भी सवाल है। वो सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे वहाँ पे एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व किए थे। यहाँ किस विधि से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं? विरोधाभास विधि द्वारा। तो यहाँ लिख देंगे विरोधाभास विधि द्वारा। किस विधि द्वारा हल करने जा रहे हैं? विरोधाभास विधि द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बोला है कि सिद्ध करना है आपको अपरिमेय, तो आप मान के क्या चलेंगे? परिमेय। तो ठीक है, परिमेय मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो आपको पता है कि जब ये परिमेय संख्या है तो किसके फॉर्म में होगी? P/Q के रूप में होगी। इसलिए P/Q बराबर कितना? √3, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। P और Q कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? P² अपान Q²। P² Q² इज इक्वल टू √3 होल टू द पावर 2। तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या आएगा? आगे बढ़ते हैं। ये आएगा P² इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा बच्चों 3 और Q² भाग में है, दाहिने साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इस टाइप का। और ये अगला स्टेप हो जाएगा P² अपान कितना? 3 हो जाएगा इज इक्वल टू Q²। क्यों हो गया? क्योंकि Q² के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन था, तो इधर आ जाएगा, तो ये डिवीजन में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा बाएं तरफ आते समय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला स्टेप इसका होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P² में 3 का क्या लगा हुआ है? भाग लगा हुआ है। P² में 3 का भाग लगा हुआ है और आंसर में कितना आ रहा है, मतलब इक्वल में कितना आ रहा है? Q² आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्योंकि P² 3 से क्या है? विभाज्य है। P² 3 से विभाज्य है, इसलिए आपको जब सवाल वहाँ पे बताए थे √5 वाले, तो वहाँ विधिवत समझाया गया था। एक बार पुनः यहाँ समझा देते हैं। कैसे समझेंगे आप समझ लीजिए। यहाँ से मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है 9² डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है। तो आपको कंफर्म पता है कि 9 का वर्ग 9×81 आएगा और बटे 3 रहेगा, और भाग कर देंगे। 3 दूना 6, 2 हासिल बचेगा, 3 7 21। भाग पूरी तरह से चला गया। मतलब आप समझ गए कि 9² 3 से क्या है? विभाज्य है। 9² 3 से क्या है? विभाज्य है। ऐसे आप समझ रहे हैं। अब स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर को नहीं लिखते। ये हम यहाँ लिख, अब 9 को चेक कर लेते हैं। 9 क्या होता है? तो 9 में 3 का भाग करेंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा। 3 दिखाएं 9। तो आप समझ गए कि स्क्वायर वाली संख्या ये 3 से विभाज्य है। तो स्क्वायर हटाने पर जो बचेगा वो भी 9 भी 3 से विभाज्य होगा। वही यहाँ लिखने वाले हैं। P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी
3 से विभाज्य होगा। अब आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए 10 की हम बात, एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं 10। 10 2 से विभाजित हो जाता है, तो मतलब 10 का पहला गुणनखंड कौन होगा? 2 होगा। बाकी दूसरा गुणनखंड क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 खुद ही स्वयं संख्या हो सकती है, ऐसे करके, है ना। फिर पहला 2 है तो दूसरा 2 पंचे 10, 5 होगा। तो यहाँ देख लेते हैं पहला गुणनखंड कितना मिल गया? पी 3 से विभाज्य है, मतलब पी का एक गुणनखंड कौन होगा? 3 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः पी का एक गुणनखंड 3 है। और जब 3 है तो इसको इस टाइप का लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इंटू, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10, और 10 का गुणनखंड होता है कितना? 10 का मान लीजिए 10 है, और 10 का पहला गुणनखंड 2 है, और दूसरा गुणनखंड अपने पता हो जाता है क्योंकि गिनती है, 2 पंचे 10 होगा, तो 2 इंटू 5 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि P का एक गुणनखंड 3 तो है, लेकिन दूसरा गुणनखंड अपने को पता नहीं है, तो अपने कुछ भी यहाँ माना जा सकता है। एम मान लेंगे, सी मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, कोई भी अक्षर माना जा सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना होगा, ये देख सकते हैं आप, P इज इक्वल टू 3 इंटू यम। यम क्या है? माना यम दूसरा गुणनखंड है। कोई आपसे पूछे कि यम क्या है, तो आप बताएंगे कि यम क्या है? दूसरा गुणनखंड है। बच्चों इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, या ये यहाँ देख सकते हैं आप, इसको मान के चल रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, तो लिखेंगे P इज इक्वल टू 3m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जिस समीकरण में रखना है पहले उसको लिख लेना है। समीकरण 1 क्या था? यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं समीकरण 1 क्या था, एक बार लिखे दे रहे हैं। तो समीकरण 1 है P स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, P की जगह पे 3m रख देना है, P की जगह पे रख देते हैं 3m होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का 9 m स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसको 3 से विभाजित कर देते हैं, 3 से विभाजित कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आप देख सकते हैं 3 तिकाएँ 9, ये 3m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अगला m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q स्क्वायर में भाग लग चुका है किसका? 3 का, और इधर बाएं तरफ उसका आंसर बन रहा है m स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए जैसे अभी पिछले बार लिखे थे, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। Q भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। अतः Q का एक गुणनखंड 3 है। आप इस सवाल में देख सकते हैं यहाँ Q का एक गुणनखंड 3 आ रहा है, और यहाँ P का एक गुणनखंड 3 आ रहा है। मतलब आप समझिए कि 3 ऐसी संख्या है जो P में भी है और Q में भी है, मतलब 3 P का भी गुणनखंड है और Q का गुणनखंड है। अतः आप कह सकते हैं कि P और Q जो हम सहअभाज्य पूर्णांक माने थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं P और Q को हमने माना था सहअभाज्य पूर्णांक है, और तो आप यहाँ देख सकते हैं P का गुणनखंड भी 3 बन रहा है और Q का भी गुणनखंड 3 बन रहा है, मतलब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। एक बार पुनः डिफिनीशन आपको बताते हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते, है ना। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल रहा है, इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगी, और जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगी तो मतलब यह परिमेय संख्या भी जो हम माने हैं वो नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे, अगले पेज में समझा रहे हैं आपको, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P व Q के उभयनिष्ठ
गुणनखंड तीन है, इसलिए पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः √3 अपरिमेय संख्या है। मतलब ये परिमेय नहीं होगी, क्योंकि पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब यह सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो जो हम माने थे कि √3 परिमेय है, तो वो गलत परिकल्पना है। अर्थात कहा जा सकता है कि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से यह सवाल क्या हुई, सिद्ध हो चुकी है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उदाहरण के साथ। धन्यवाद।